गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक इम्पोर्टेंट। पहला टॉपिक उसमें से हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। जो भी हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर्स हों, चाहे वो सेमी कंडक्टर्स हों, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हों, उनका रेजिस्टेंस या उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ किस तरह से वेरी करती है, इसी टॉपिक पे हमारा ये डिस्कशन है। ठीक है। सो वी नो दैट, हमको एक चीज़ पता है पहले से, रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय, हमको पहले से पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो दी जाती है m अपॉन में NE² टाउ। ठीक है, जहाँ पे m क्या है हमारे पास, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मास और E तो कांस्टेंट रहता है। क्या चीज़ वेरी कर सकती है किसी भी कंडक्टर के लिए या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए? N की वैल्यू वेरी कर सकती है या फिर टाउ की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो यहाँ से वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, और टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या फिर रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब देखते हैं हम डिफरेंट कनेक्टिंग मटेरियल्स लेके क्या क्या वेरिएशन होता है। तो पहला हम लेते हैं 4 मेटेलिक कंडक्टर्स या मेटल्स। 4 मेटेलिक कंडक्टर्स। देखिए, मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जब आप टेम्परेचर राइज करते हो मेटेलिक कंडक्टर का तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो क्या चीज़ चेंज होती है फिर इनकी चेंज होता है टाउ, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज होता है। ठीक है। सो फॉर दीज कंडक्टर्स with rise in temperature, relaxation time tau increases, ठीक है, but there is nearly no change in electron density। यानी कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो आपके जो टाउ की वैल्यू है वो भी, सॉरी, टाउ की वैल्यू घट जाती है, टाउ डिक्रीजेस, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, टाउ डिक्रीजेस। ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मेटेलिक कंडक्टर केस में तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चेंज नहीं होती है, लेकिन उनका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, यानी जो टकराने में जो गैप होता है उनके टाइम का, वो घट जाता है। अब ऐसा होता क्यों है समझते हैं। देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कौन सी स्पीड? थर्मल स्पीड। ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पहला नंबर तो इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल स्पीड है वो बढ़ती है। दूसरा, जो मेटेलिक आयंस थे जो वाइब्रेट करते हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ठीक है। दोनों का रिजल्ट ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन है किसके साथ? आयंस के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यानी अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी कोलाइड हो रहे हैं। कैसे कोलाइड हो रहे हैं? दोबारा समझिए, जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बढ़ती है, साथ के साथ जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का, यानी वाइब्रेशन तेज हो जाते हैं। ठीक है।
एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का किन के वाइब्रेशन का, मेटालिक कंडक्टर के आयंस के वाइब्रेशन का, वो भी बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट ये बनता है कि अब आपकी जो कॉलिजन की संख्या है वो ज़्यादा हो गई है। उस गिवन टाइम में आपके ज़्यादा कॉलिजन हो रहे हैं। किसके कॉलिजन? इलेक्ट्रॉन के किसके साथ? आयंस के साथ में, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो चुका है? घट चुका है। और इसका क्या फ़र्क पड़ता है? इसका फ़र्क ये पड़ता है कि जब रिलैक्सेशन टाइम घट चुका है तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर केस में जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो आपका रेजिस्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपल सा ये है। हैंस विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस for metallic conductors. Because with temperature rise, thermal speed of electrons and amplitude of vibration of metallic ions increases. This results in decrease in relaxation time. And consequently increase in रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो फटाफट आप इसे उतार लो, फिर इसके दो केस हम देखते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा मेटालिक कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर को राइज करते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। किसके लिए? मेटालिक कंडक्टर केस में। अब इसमें दो केस देखेंगे हम। जब आप टेम्परेचर राइज करते हो मेटालिक कंडक्टर का अराउंड द रूम कंडीशन, यानी 280, 298, 300 केल्विन के आसपास जब चेंज करते हो आप टेम्परेचर, यानी व्हेन द टेम्परेचर राइज ऑफ metals is around the room temperature, यानी जब आप रूम टेम्परेचर के आसपास उसका टेम्परेचर चेंज करते हो। रूम टेम्परेचर कितना हो गया आपका? जैसे 298 से लेकर, अब आप मान लो 298 से लेकर मान लो आप 300 तक। ठीक है, तो जब आप इस रेंज में उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो या कम करते हो जो भी है, तो आपका जो रेजिस्टिविटी है वो लीनियरली वेरी करती है। कैसे वेरी करती है? लीनियरली, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है देन रेजिस्टिविटी वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो लीनियरली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब ये होता है द ग्राफ बिटवीन रो एंड टी इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन पासिंग स्ट्रेट लाइन ही लिखेंगे, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सुन लीजिए, जब आपका टेम्परेचर वेरिएशन रूम टेम्परेचर के आसपास होता है तो जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि जितनी तेज़ी से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी तेज़ी से आपकी क्या बढ़ेगी? रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, और ग्राफ इनके बीच का कैसा होता है? लीनियर होता है। यानी अगर हम ग्राफ बढ़ाएंगे टेम्परेचर के बीच, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ
280, फिर यहाँ पे ले लिया 290, 300, 310, ठीक है। तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह से बनेगा, ये रजिस्टिविटी आपकी, ठीक है। तो आप देखेंगे लीनियर ग्राफ बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है? लीनियर ग्राफ बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर द मेटालिक कंडक्टर, वेरिएशन ऑफ मेटालिक कंडक्टर, उनकी रजिस्टिविटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। और इस केस में जो इक्वेशन होगा वो आपको कुछ इस तरह से बनेगा, ρ2 ρ1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे ρ1 है, दैट इज़ द रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1। जब हमारा टेम्परेचर T1 था उस टाइम पे रजिस्टिविटी है ρ1, और ρ2 रजिस्टिविटी है रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2। जब आपका टेम्परेचर T2 हो गया तब रजिस्टिविटी आपकी क्या हो गई? ρ2 हो गई, ठीक है। और डेल्टा टी जो है वो है टेम्परेचर चेंज, क्या है? टेम्परेचर चेंज, यानी T2 माइनस T1। और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है बेटा? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। सो आप उतार लीजिए इसको फटाफट से। तो केस सेकंड ले रहे हैं मेटालिक कंडक्टर के केस में ही। तो देखिए अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था कि जब आपका टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर फॉल विद इन द रूम कंडीशन हो, कैसे हो? रूम कंडीशन, यानी 280 डिग्री 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन, तो आपका जो वेरिएशन होता है किसके बीच में? रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में, वो कैसा होता है? लीनियर होता है। लेकिन क्या हो जब आपका टेम्परेचर जो चेंज कर रहे हो आप, राइज या फॉल कर रहे हो, वो बहुत ही कम रेंज में है। किसमें है? कम रेंज, यानी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है या टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है वो बहुत ही लो कंडीशन में है, किस में है? लो वैल्यूज़ में है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो ग्राफ निकल के आता है रो एंड टी के बीच में, वो नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है? नॉन लीनियर, ठीक है। देन द वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी रो with temperature T is non-linear and resistivity increases very rapidly with temperature। इस केस में क्या होता है कि आपका जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रजिस्टिविटी उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। और कैसे होती है? नॉन लीनियर। कैसी होती है? नॉन लीनियर। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे मैंने रजिस्टिविटी ली, यहाँ पे टेम्परेचर लिया, मान लीजिए यहाँ पे लिया 200 केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। मान लीजिए यहाँ पे 200 केल्विन लिया, यहाँ पे 0 केल्विन लिया, 50 केल्विन लिया, यहाँ 100 केल्विन लिया, यहाँ 150 केल्विन लिया, यहाँ 200 केल्विन लिया। तो आपका ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा बनता है। तो आप देखेंगे जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लेकिन आपका रो जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जितनी तेज़ी से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उससे डबल या ट्रिपल तेज़ी से आपका क्या बढ़ रहा है? रो बढ़ रहा है। और ये ग्राफ कैसा है आपका? यहाँ पे नॉन लीनियर है, यानी लो टेम्परेचर कंडीशंस पे आपका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रजिस्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लो टेम्परेचर कंडीशन पे मेटालिक कंडक्टर्स के केस में ही उनकी रजिस्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ने लगती है? तेज़ी से। तो हमने 2 ग्राफ यहाँ पे बता दिया आपको। ओके, अब हम देखते हैं कि जो रजिस्टिविटी होती है मेटल अलॉयज़ की, जैसे नाइक्रोम का वायर हो गया, मैंगैनीन हो गया या कॉन्स्टेंटाइन हो गया, इनकी रजिस्टिविटी
टेम्परेचर के साथ बढ़ाने के साथ किस तरह से वेरी करती है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है नियरली डिपेंड नहीं करती किस पे, टेम्परेचर पे। सो रेजिस्टिविटी ऑफ दीज अलॉयज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे बहुत ही कम या ना के बराबर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे अगर बात करें नाइक्रोम की, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत वीकली डिपेंड करती है। इट्स रेजिस्टिविटी वीकली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत ही कम डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी बहुत थोड़े से इंक्रीज़ होगी। जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब हल्का सा इंक्रीज़ होगा इसकी रेजिस्टिविटी में। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी करीब करीब ना के बराबर डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ मैं इसके लिए ही। ज़ीरो, 50, 100 ले लिए, 0, 100, 200, 300, ठीक है। यहाँ पे टी जो है केल्विन में, और इनका जो स्लोप होता है ग्राफ का वो बहुत ही कम होता है और लीनियर होता है। एक तो वेरिएशन बहुत कम होता है और जो होता भी है वो लीनियर होता है, लीनियर वेरिएशन। आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत बढ़ा रहा हूँ तब भी हल्का सा स्लोप बढ़ रहा है, लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है करीब करीब। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो राइज हो रहा है रेजिस्टिविटी में बहुत कम हो रहा है। किसके लिए? नाइक्रोम के लिए। ये नाइक्रोम के लिए है। यानी नाइक्रोम के केस में आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही वीकली डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो डिपेंड भी करती है वो वेरिएशन लीनियर होता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और भी नोट करोगे कि अगर आपका टेम्परेचर 0 हो गया है, 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0, तब भी उसके अंदर कुछ आपका रेजिस्टिविटी क्या है, बची हुई है, रो नॉट। देखो ना, जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 हो गया है तब भी वायर के अंदर क्या रहती है, रेजिस्टिविटी रहती है। किस वायर के अंदर? नाइक्रोम के अंदर। लेकिन वहीं पर मेटालिक कंडक्टर के केस में क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। और अगर मैंगनीज की बात करें तो ये डिपेंड नहीं करती, इसकी रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड। ये नाइक्रोम का है, यहाँ लिख देता हूँ नाइक्रोम। इट्स रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से कांस्टेंट 10 होती है उसकी बहुत वीकली डिपेंड करती है। और इसी मेन रीज़न के कारण इनके जो है हीटिंग एलिमेंट्स बनाए जाते हैं और रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है, कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीज के क्या बनाए जाते हैं? रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हीट भी हो जाता है, क्या होता है? हीट, तब भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। किसकी? रेजिस्टेंस की। क्यों नहीं चेंज होगी? समझ में आ गया? क्योंकि टेम्परेचर के साथ उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। किसके केस में? कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीज के केस में। कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीज के केस में दोबारा समझा देता हूँ। नाइक्रोम से तो बनाया जाता है हीटिंग एलिमेंट, कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीज से बनाया जाता है आपका रेजिस्टेंस, जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस आते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होते हैं? सर्किट में लगे होते हैं तो गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंटाइन और मैंगनीज के बने हुए हैं, इसलिए उनके रेजिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। इनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? करीब करीब कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इनके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने दो चीज़ देखी यहाँ पे कि जो मेटल अलॉयज होते हैं उनका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है रेजिस्टिविटी का वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। कैसा होता है बेटा? ना के बराबर। फटाफट डाल लो। तो हम थर्ड कंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स।
देखिए सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, रिलैक्सेशन टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस पे फ़र्क नहीं पड़ता? रिलैक्सेशन टाइम पे। यानी इनके केस में अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। वो क्या रहता है? कांस्टेंट। लेकिन वहीं पर अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम पे कोई चेंज नहीं आएगा, यानी वो डिपेंडेंट नहीं होता टेम्परेचर पे, बल्कि सेमीकंडक्टर केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी पर क्यूबिक वॉल्यूम में, उसकी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब संख्या बढ़ गई है और आपको पता है कि जो रो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एन के। तो जब आपका एन बढ़ेगा तो रो क्या होगा? घटेगा। तो सेमीकंडक्टर केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। जबकि कंडक्टर केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? बढ़ती है। दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर के केस में आपकी जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब आप टेम्परेचर राइज करते हो, क्या करते हो? टेम्परेचर राइज, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर राइज करते हो तो जो उनके बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? एक्सपोनेंशियली। मतलब हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी बहुत तेज़ी से क्या होगी? कम होगी। तो सेमीकंडक्टर केस में आपका जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी आपकी एक्सपोनेंशियली क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अच्छे कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर सेमीकंडक्टर्स relaxation time tau does not depend on temperature, while electron density and increases exponentially with rise in temperature। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और इसका मतलब है कि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत तेज़ी से क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं hence we can say that resistivity of semiconductors decreases exponentially with rise in temperature। ठीक है, आप ये वाला रहने दीजिएगा, ये वाला मत उतारिएगा, इधर उतार लीजिए खाली। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने बताया आपको कि सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और वहीं पर अगर हम उसका कंसिक्वेंस देखें तो रेजिस्टिविटी बहुत तेज़ी से क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, फटाफट डाल लो बेटा इसको। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ किस प्रकार से चेंज होती है। तो देखिए, जिस तरह से सेमीकंडक्टर का नेचर था उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का भी नेचर होता है कि जब इनका आप टेम्परेचर राइज करोगे तो इनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है बेटा?
घटती है। क्या होती है? घटती है। सेमीकंडक्टर की तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है? घट जाती है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो ये सॉल्यूशन है इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। और साथ के साथ इनके आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है, क्या है? अट्रैक्शन, वो भी कम हो जाता है। इसका मतलब आयंस अब ज़्यादा फ्री हो गए हैं मूव करने के लिए। दोबारा सुनिए, जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो एक तो विस्कोसिटी कम होती है, यानी गाढ़ापन कम होता है उनका। दूसरा, इन आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयंस क्या होते हैं? और फ्री हो जाते हैं। किसके लिए? मूव करने के लिए। तो जाहिर सी बात है उनकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टिविटी कम हो गई है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, विद राइज इन टेम्परेचर of electrolytic solutions, viscosity as well as interionic interaction decreases. Hence, ions are more free to move, which means conductivity increases. और कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी कम हुई है जब भी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया है आयंस के बीच का, जो आयंस के बीच का इंटरेक्शन है वो कम हो गया है, विस्कोसिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से आयंस अब ज़्यादा फ्री हैं मूव करने के लिए। और इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई है? घट गई है। तो ये भी सेम वही नेचर दिखाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, जो कि आपका क्या दिखाते हैं? सेमीकंडक्टर्स दिखाते हैं। फटाफट उतार लो बेटा इसको। तो हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में। तो देखिए, हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। और किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए आपकी लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से ये निकल के सकता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रो के। अब रो का फॉर्मूला क्या होता था? रो बराबर होता है रो टू रो वन प्लस में अल्फ़ा डेल्टा टी। तो इस तरह से हमारे पास आर का फॉर्मूला भी आ जाएगा, आर टू बराबर आर वन प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ पे बीटा जो है, यहाँ पे जो बीटा है दैट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी ऐसा यूनिट भी वही होती है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे R2 जो है वो टेम्परेचर T2 पे रेजिस्टेंस है, R1 जो है टेम्परेचर किस पे है? T1 पे। अगर R1 रेजिस्टेंस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है, किस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, when R1 इज इक्वल टू R0, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि आपका जो T1 है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका एक और बन जाएगा R बराबर R0 1 प्लस में अल्फ़ा टी। इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल आप जब करेंगे जब आपको एक रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे दे रखा हो, किस पे दे रखा हो, और अगर आपको एक रेजिस्टेंस 0 पे ना देकर अलग अलग दे रखे हैं तो आप इस वाले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? जब आपका R1 रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे दे रखा हो तो उसको हम R0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? R0। तो R0 इज़ द रेजिस्टेंस एज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे R1 है टेम्परेचर T1 पर रेजिस्टेंस जो कि 0 डिग्री नहीं है,
0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है। और R2 कोई दूसरे टेम्परेचर पे है, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1 है, ठीक है। यहाँ पे टी क्यों लिया है, क्योंकि टी में से 0 घटा हुआ टी आएगा, तो यहाँ पे टी जो है एक्चुअल में डेल्टा टी है। क्या है, डेल्टा टी। समझ में आ गई बात। तो इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल आप जब करोगे जब आपको रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर ना दे रखा हो, बल्कि किसी 2 अलग अलग टेम्परेचर पे दे रखे हो। इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे जब आपको एक रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे दे रखा हो। किस पे दे रखा हो, 0 पे, ठीक है। तो आप उतार लीजिए। यहाँ पे बीटा जो है अल्फा से अलग है, मैं पहले बता दे रहा हूँ बेटा। अल्फा जो है वो रेजिस्टिविटी का है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जबकि बीटा जो है वो किसका है, रेजिस्टेंस का है। उतार लो। तो आज के लेक्चर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस क्या है ओम्स लॉ की। तो देखिए, जितने भी हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो ओम्स लॉ को डिफरेंट कंडीशंस पे फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हर एक फॉलो करेगा इसको, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड डिफरेंट तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इस बेसिस पे हमारे कंडक्टिंग मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं, ओमिक कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड नॉन ओमिक, ठीक है। सो वेदर गिवन materials obey Ohm's law or not, materials are classified into 2 categories। 2 कैटेगरीज में मटेरियल को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सबसे पहला है मेरे पास ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है, ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक कंडक्टर्स कौन कौन है, वो सभी कंडक्टिंग मटेरियल्स जो कि ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं। क्या करते हैं, ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। दीज कंडक्टर्स ऑबे ओम्स लॉ, ठीक है। दीज कंडक्टर्स ऑबे ओम्स लॉ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इनके इस केस में जो रिलेशनशिप आता है V और I के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी देयर इज लीनियर रिलेशनशिप between voltage and current, i.e. VI graph passes, VI graph is a straight line and passes through origin। भाई ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V बराबर IR। तो जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR। तो जो इस लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर है, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर हैं। यानी वो सभी कंडक्टर जिनका VI ग्राफ लीनियर है, कैसा है, लीनियर, और किससे पास हो रहा है, ऑरिजिन से पास हो रहा है। जिनका VI ग्राफ लीनियर है और किससे पास हो रहा है, ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर मेटल्स। और इस तरह से एक और होता है, ये फॉर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये माइनस V है, ये प्लस V है, ये माइनस I है, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि जो ग्राफ है इन कंडक्टर्स के लिए कहाँ से, एक तो स्ट्रेट लाइन है और दूसरा कहाँ से पास हो रहा है, ऑरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडक्टर हमारे पास क्या कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। तो इसमें कौन कौन आते हैं एग्जाम्पल्स में, आ गए
फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास, ए नंबर ले लीजिए। मेटालिक कंडक्टर्स एट लो करंट, वो मेटालिक कंडक्टर जिसमें करंट की वैल्यू क्या है, लो है। मेटालिक कंडक्टर्स विद लो करंट वैल्यू, वो मेटालिक कंडक्टर जिसमें लो करंट है। सेकंड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे सीखी कि ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि V और I के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और कहाँ से पास होना चाहिए, ऑरिजिन से पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, अगर आप वोल्टेज रिवर्स कर देते हो, क्या रिवर्स कर देते हो, तो करंट भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। वो आपको पता ही है। अगर आप प्लस को माइनस बना दो, माइनस को प्लस बना दो बैटरी का, तो करंट भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे भी लगाया हुआ है। ठीक है, फटाफट उतार लो इसको। ओके, अब हम देखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो वो सभी कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, दीज कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। इसका मतलब होता है कि इस केस में जो आपका ग्राफ है वो नॉन लीनियर होगा। तो इस केस में ग्राफ जो है कई तरह के बन सकते हैं, बस ओमिक कंडक्टर जैसा नहीं बनेगा। कैसा नहीं बनेगा, ओमिक कंडक्टर जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस केस में जो ग्राफ है वो किस तरह के हो सकते हैं। पहली बात तो जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो क्लियर हो गया। ग्राफ्स कैसे हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं आपके अ लीनियर ग्राफ, सॉरी अ नॉन लीनियर VI ग्राफ, या तो उनके बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। कैसा होगा, नॉन लीनियर। ठीक है, दूसरा हो सकता है अ लीनियर VI ग्राफ, एक आपका VI ग्राफ लीनियर है बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपका ग्राफ तो लीनियर है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, जबकि ओरिजिन से पास होना जरूरी है अगर ओमिक कंडक्टर है। तो आपका ग्राफ या तो नॉन लीनियर होगा यानी कर्व होगा, या आपका जो VI ग्राफ है लीनियर तो है लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। थर्ड नंबर, आपका जो VI ग्राफ है वो यूनिक है। VI ग्राफ कैसा है, सॉरी नॉन यूनिक है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स के। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के एग्जांपल, फर्स्ट नंबर मेटालिक कंडक्टर्स विद हाई करंट वैल्यूज। देखिए हमने पढ़ा था कि जब मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर लो करंट वैल्यू रहती है तो वो ओमिक कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब उनका जो VI ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। लेकिन अगर उसमें करंट हाई हो जाए या हाई करंट फ्लो कर रहा हो तो क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, जबकि रेजिस्टेंस का कांस्टेंट रहना क्या है, ज़रूरी है। ओमिक कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है हमेशा, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर केस में इस वाले में आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब नॉन ओमिक कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में आपका हाई करंट फ्लो करता है तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट क्या करती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देती है। क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं बचता। तो देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे V ले रहा हूँ, यहाँ पे I ले रहा हूँ। तो जब तक आपका लो करंट रहता है, कैसा करंट रहता है, लो I, तब तक तो वो लीनियर रहता है। कैसा रहता है, लीनियर। देखिए जब तक आपका लो करंट है तब तो लीनियर है, लेकिन जब आपका हाई करंट हो जाता है, क्या रहता है, हाई I हो जाती है, तब वो जो है कर्व हो जाता है ऐसे।
आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नहीं जाता। तो जब तक लो करंट रहता है तब तक तो आपका वो ओमिक कंडक्टर रहता है। कैसा कंडक्टर रहता है? ओमिक। कौन? मेटल्स। और जब उसमें हाई करंट फ्लो जाता है तो वो कैसे कंडक्टर बन जाते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? नॉन ओमिक। फटाफट डाल लो इसको। तो हमारा दूसरा जो नॉन ओमिक कंडक्टर है उसका एग्जांपल है वाटर वोल्ट मीटर। वाटर वोल्ट मीटर जो है उसको हॉफमान वोल्ट मीटर भी कहते हैं। और ये जो वोल्ट मीटर है ये काम आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। जो एसिडिक वाटर होता है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें ये एसिडिक वाटर भरा होता है, ठीक है। इधर यहाँ पे हमने वॉल्व लगा रखा है। क्या लगा रखा है? वॉल्व। यहाँ वॉल्व लगा रखा है ये, ठीक है। इधर से यहाँ पे भी वॉल्व है। इधर पानी का लेवल और कम कर देते हैं। एसिडिफाइड वाटर है ये, एसिडिफाइड वाटर। यहाँ पे भी वॉल्व लगा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हम पानी, अभी कॉर्क लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। प्लस माइनस। प्लस को क्या कहते हैं हम इस केस में? एनोड। और इसको क्या कहते हैं? कैथोड। तो जैसे ही आप करंट ऑन करोगे वैसे ही इसका इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? यहाँ पे आपकी H2 गैस इकट्ठी हो जाएगी। कौन सी गैस? H2 गैस। और यहाँ पे आपकी O2 गैस इकट्ठी हो जाएगी। कौन सी? O2 गैस। यानी एनोड पे आपकी O2 गैस निकलेगी और कैथोड पे आपकी क्या होगी? H2 गैस निकलेगी। इसे कहते हैं हम वाटर वोल्ट मीटर। अब इसमें एक ख़ास बात क्या होती है कि इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइसिस जब तक शुरू नहीं होगा जब तक आपने जो अप्लाइड वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज? जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इसके बैक ईएमएफ से बढ़े ना। देखो इसमें एक बैक ईएमएफ होता है V वोल्ट के बराबर। बैक ईएमएफ मतलब रिवर्स ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ। तो ये बैक ईएमएफ क्या होता है? इसके इलेक्ट्रोलाइसिस को रोकता है। किसके इलेक्ट्रोलाइसिस को? पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस को रोकता है ये बैक ईएमएफ। तो जब तक आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो इससे छोटा रहेगा, क्या रहेगा? कम रहेगा, तब तक इसका इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू नहीं होगा, यानी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आपको इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है या यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करवाना है तो आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस बैक ईएमएफ से क्या रहना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे करंट ले रहा हूँ इस बार, तो और ये मान लो मेरा V0 की वैल्यू है, तो जब तक मेरा अप्लाइड वोल्टेज इससे कम है तब तक कोई भी करंट पैदा नहीं होगा। यानी अगर मेरा यहाँ पे इसके इधर वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज? अप्लाइड वाला, तो I की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि कोई करंट पैदा नहीं होगा। जैसे ही मेरा अप्लाइड वोल्टेज V0 से बढ़ता है वैसे ही मेरा करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। देख लीजिए। तो जब मेरा अप्लाइड वोल्टेज जो है V0 से ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा? तो आपका करंट बढ़ेगा, यानी करंट आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन जब आपका अप्लाइड वोल्टेज जो है V0 से कम होगा तो करंट की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे देयर इज़ अ, यहाँ पे लिख लेते हैं, देयर इज़ अ बैक ईएमएफ V0 जिसकी वैल्यू होती है करीब 1.67 वोल्ट इसके केस में, एसोसिएटेड विद, ग्राफ बाद में बनाना पर लिख लेना, विद वाटर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर will start only when
अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन बैक ईएमएफ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्राफ तो नॉन लीनियर, ग्राफ तो लीनियर है। ग्राफ कैसा है? लीनियर है, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। लीनियर ग्राफ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसा ग्राफ है बेटा? लीनियर ग्राफ है लेकिन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। बंद कर दो। तो हमारे पास नेक्स्ट ओमिक कंडक्टर है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर देते हैं, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर को चिपका देते हैं किससे? एन टाइप सेमीकंडक्टर से। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये आप नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ोगे आप। तो पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका ये सिंबल है पीएन जंक्शन का। और इसकी खास बात ये होती है कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। किस डायरेक्शन में? एक ही। ठीक है, अगर आप इसका करंट इधर से इधर फ्लो कराओगे, मान लो आप सर्किट में इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये करंट फ्लो करेगा, तो इसकी करंट की कुछ वैल्यू बढ़िया होगी। लेकिन आप अगर रिवर्स में ऐसे, मतलब आप बैटरी बदल दो, टर्मिनल बदल दो, इधर माइनस कर दो, इधर प्लस कर दो, तो आपका ऐसे करंट फ्लो नहीं होगा, या ना के बराबर फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा? ना के बराबर। यानी अगर आप इसको ऐसे ही ऐसे कर दो, पीएन जंक्शन तो ऐसे रखो, लेकिन आप बैटरी का टर्मिनल बदल दो, तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू नियरली कितनी होगी? 0 होगी। तो इस वाली कंडीशन को कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। क्या कहते हैं? यानी जब आपका पीएन जंक्शन का ये वाला हिस्सा पी हिस्सा कहते हैं, इसे कहते हैं पी और इसे कहते हैं एन। तो जब पी जो रीजन है उसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो और एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बायस्ड। क्या कहलाता है? और इस केस में आपका करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन जब आप उल्टा करते हो, पी को कनेक्ट करते हो नेगेटिव से, एन को कनेक्ट करते हो पॉजिटिव से, तो कोई करंट या ना के बराबर करंट फ्लो होता है। इसे कहते हैं रिवर्स्ड बायस्ड। क्या कहते हैं? अब इस केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है देखिए, प्लस वी माइनस वी प्लस आई माइनस आई। तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये फॉरवर्ड बायस्ड के लिए है। किसके लिए है? इस वाले के लिए। ठीक है, तो इस केस में आपका ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है? कैसा है? लीनियर है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड रीजन है। कैसा रीजन है? तो आप देखेंगे, आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हो, करंट तेजी से बढ़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप रिवर्स कर देते हो, यानी वोल्टेज को नेगेटिव कर देते हो, पहले वोल्टेज क्या था? पॉजिटिव, अब आपने वोल्टेज क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया, तो आपका करंट की वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है? ना के। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। आप देखेंगे, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही। क्या करंट में कोई खास बढ़ोतरी हो रही है? नहीं। तो ये ग्राफ कैसा बन गया आपका? नॉन लीनियर। ठीक है, तो जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका इस्तेमाल रेक्टिफायर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड इन रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स का मतलब होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? ये एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं? डीसी में। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तब करंट फ्लो होता है, जब रिवर्स्ड बायस्ड होता है तब करंट फ्लो नहीं होता। और ये आपकी क्या है? उसकी रिलेशनशिप है। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड रीजन में होता है तब वो लीनियर होता है, नो, और जब रिवर्स्ड बायस्ड में होता है तो वो नॉन लीनियर होता है।
रिवर्स्ड बाइस्ड। यहाँ पे करंट कैसे बढ़ गया मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो है ये कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस केस में क्या होता है, आपका जीनर डायोड जो होता है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए? इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तो आप उतार लीजिए फटाफट इसको। ठीक है।